जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट होगी CSS 2026 के लिए। ये जो है लाइव सेशन नियर पीयर ने प्लान किया है फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन में हेल्प चाहिए। कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने फ़ाइनल कर लिया होगा कि दीज आर माय ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जिनके साथ मैंने एग्ज़ाम देना है, बट मैनी विल बी कन्फ्यूज्ड कि कौन सा सब्जेक्ट रखा जाए, कौन सा उनके लिए बेहतर है। सो इन टुडेज सेशन वी विल सी कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या रिजर्वेशंस हैं फ़िलॉसफ़ी को लेकर, उसके ऊपर हम बात कर सकें। सो बिफ़ोर स्टार्टिंग द सेशन पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं फॉर दोज़ हु डोंट नो मी। आई विल बी योर इंस्ट्रक्टर फॉर दिस फ़िलॉसफ़ी कोर्स ऑन नियर पीयर और मेरा नाम नीचे लिखा हुआ है अली नईम शेख। आई एम सर्विंग इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। मैंने CSS 2021 में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी, जिसके बाद आई गॉट एलोकेटेड इनटू पैस और अभी करंटली आई एम सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर इन करक और ये मेरी पहली पोस्टिंग है। इसी पोस्टिंग के साथ ही हम आपके साथ ये कोर्स का ताल्लुक़ कायम रखेंगे। जैसे जैसे हम सेशन को आगे बढ़ाते जाएंगे, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों आप कमेंट्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं और फिर उसका मैं साथ साथ या फिर आखिर में जवाब दे दूंगा। तो इस सेशन को हम आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट के माइंड में आता है व्हेन दे आर कंसिडरिंग टू टेक एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसका स्कोर कैसा होगा, क्या ये मुझे अच्छा स्कोर देगा या नहीं देगा। स्कोरिंग ट्रेंड की अगर बात की जाए फ़िलॉसफ़ी को लेकर तो ये एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। CSS के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जो कैटेगरीज़ मौजूद हैं उसमें बहुत कम सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हाई स्कोरिंग होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बस चुप करके ये रख लें और आपका स्कोर आ जाएगा। इसका हाई स्कोर लेने के लिए एक एक्स्ट्रा माइल की मेहनत भी रिक्वायर्ड होती है। इफ़ यू पुट इन द आवर्स और आप इसकी तैयारी सही तरह से करें और अपने पेपर को सही तरह से अटेम्प्ट करके आएँ, तब जाके यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका हाई स्कोर आएगा। अब हाई स्कोर जब मैं कहता हूँ इससे क्या मुराद है, यू कैन एक्सपेक्ट 80 प्लस एंड इवन 90 प्लस स्कोर इन दिस सब्जेक्ट। अब उसका एक रैशनल है क्यों इतना ज़्यादा स्कोर आ जाता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है फ़िलॉसफ़ी का ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। इट्स नॉट अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट जैसे सोशियोलॉजी होता है या जेंडर स्टडीज़ होता है, जिसका कोई बैकग्राउंड या कोई इंटरेस्ट नहीं भी है, सीधा सा वो सब्जेक्ट रख लें, 7 दिन की तैयारी करें तो उनके नंबर आ जाएंगे, एवरेज मार्क्स। ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसके लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं। 2016 से पहले ये बहुत ही टेक्निकल होता था, इसमें इवन मैथमेटिकल लॉजिकल फार्मूलाज को प्रूव करना पड़ता था, थ्योरम्स को प्रूव करना पड़ता था, लेकिन तब ये 200 मार्क्स का सब्जेक्ट था। आफ्टर द सिलेबस चेंज्ड इन 2016 तो फिर इन्होंने इसको थोड़ा सा इजी कर दिया। इजी इन अ सेंस कि आपको लॉजिक के ऊपर कोई चीज़ नहीं पूछी जाती, विच इज़ अ बिग प्लस पॉइंट, क्योंकि उसकी वजह से कोई और इस सब्जेक्ट को नहीं रख पाता था, सिर्फ वही लोग रख पाते थे जिनकी डिग्री फ़िलासफ़ी के अंदर होती थी। अब ये आसानी हो गई है कि इवन अगर आपकी डिग्री नहीं है फ़िलासफ़ी के अंदर लेकिन आपका इंटरेस्ट है और आप इसको स्टडी करना चाहते हैं और आपकी समझ में आ जाती हैं चीज़ें, तीसरी भी इम्पॉर्टेंट बात है कि वो चीज़ समझ में आ जाए, तो फिर ये सब्जेक्ट रखा जा सकता है। लेकिन अगर आप नहीं कोई इंटरेस्ट रखते फ़िलोसॉफ़िकल डिबेट्स के अंदर कि दुनिया क्यों बनी थी, खुदा कौन है, दुनिया का आगाज़ क्या है, एंड क्या है, टाइम क्या होता है, अगर इस तरह की चीज़ें आपको इंटरेस्ट नहीं देती या समझ में नहीं आती तो फिर ये सब्जेक्ट नहीं रखना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि ये बहुत कम लोग इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल टर्म्स में देखें
तो इनिशियली तो 200-300 लोग ही इसको लेते थे, अभी थोड़ा सा ट्रेंड इसका भर रहा है सब्जेक्ट को ऑप्ट करने का। तो नाउ यू कैन एक्सपेक्ट के 1000-2000 लोग ये सब्जेक्ट ले रहे होंगे। अब कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, वहाँ पे 30,000-40,000 लोगों ने वो सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है। तो कॉन्सिक्वेंटली एग्जामिनर्स के पास टाइम कम होता है वो सब्जेक्ट के पेपर चेक करने का। लेकिन जो भी फ़िलासफ़ी का पेपर चेक कर रहा होगा उसके पास एम्पल टाइम मौजूद है। दिन के 5 पेपर भी वो चेक कर ले तो अपने टारगेट्स को आसानी से अचीव कर सकता है। कॉन्सिक्वेंटली उसने आपका सारा पेपर ए टू ज़ी पढ़ना है, सारे आंसर पढ़ने हैं। जब इस तरह का कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जिसके जिसके आंसर शीट पूरी पढ़ ही जाएगी, तो ऑब्वियसली आपको उसमें क्वालिटी रिक्वायर्ड होगी, क्वांटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एक अच्छी चीज़ 5 पेजेस में या 3 पेजेस में भी लिख देंगे और एग्ज़ामिनर सेटिस्फाइड है कि आपने आंसर कर दिया है, तो वो चीज़ आपको मार्क्स दे देगी। लेकिन अगर आप 15 पेजेस से भी भर दें अपना आंसर, उसमें कोई कंटेंट नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो पढ़ने वाला वहीं पे जज कर लेगा कि इसने सिर्फ पेजेस भरने की कोशिश की है, कोई क्वालिटी कंटेंट इसके पास मौजूद नहीं था, कॉन्सिक्वेंटली उसमें मार्क्स नहीं आएंगे। सो आप अगर डीएमसीज देखेंगे प्रीवियस 5 ईयर्स की, आपको नज़र आएगा कि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 80+, 90+ स्कोर किया है। मेरा अपना 89 स्कोर था इस सब्जेक्ट के अंदर। और ऐसे भी लोग होंगे जो 40s में 50s में स्कोर कर रहे हैं, बिकॉज क्वालिटी नहीं है। तो यहाँ पे आपने अगर इस सब्जेक्ट को लेना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए, पेपर को अटेम्प्ट करने का आइडिया होना चाहिए, तब जाके इसके अंदर मार्क्स आएंगे। तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें, शुड आई टेक दिस सब्जेक्ट? येस, इफ़ यू हैव एन एप्टीट्यूड एंड यू आर रेडी टू पुट इन द एफर्ट्स, तो फिर आप अच्छा स्कोर इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सीएसएस के अंदर एक आधा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो कि आपको हाई मार्क्स दिला सकता है। क्योंकि ऑन एवरेज तमाम सब्जेक्ट्स को की अगर एवरेज निकालें, जो आप 5 सब्जेक्ट्स लेंगे, आपका 50-60 के अराउंड एवरेज बन रहा होगा। सो एक अच्छी एलोकेशन लेने के लिए यू मस्ट हैव 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट्स जो आपको 80+ का स्कोर दे सकें, तब एक अच्छी एलोकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके सिलेबस को देखा जाए, जब आप एफपीएससी की वेबसाइट से सिलेबस ओपन करते हैं और तमाम सब्जेक्ट्स का सिलेबस देखना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत लेंथी लेंथी सिलेबस होते हैं सब्जेक्ट्स के। लेकिन जब फ़िलासफ़ी के ऊपर आते हैं, 1 पेज का छोटा सा सिलेबस है, तो वो देख के अक्सर एक गलत फहमी हो जाती है कि ये तो बहुत छोटा सा सिलेबस है, 100 मार्क्स तो आप आसानी से कवर कर लेंगे। बट दैट इज़ नॉट द केस। ऑल्दो इसका सिलेबस सिर्फ 1 पेज का है एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर, लेकिन वो 1 पेज एक आम ऑप्शनल सब्जेक्ट के 5-10 पेजों से भारी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ मौजूद है। और जितना ज़्यादा आप पढ़ें इसके ऊपर, उतना ज़्यादा कम है। अब आई एम अनश्योर कि ये आवाज़ आपको क्लियर आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि मेरा बफर कर रहा है यूट्यूब। इफ़ नियर पियर कैन हेल्प मी कि आवाज़ जा रही है।
वन कैन कमेंट कि आपको आवाज़ आ रही है मेरी। मैंने अभी यूट्यूब ओपन किया है, तो फिर हम स्टार्ट करें डिस्कशन। सर यू आर क्लियरली ऑडिबल टू अस। यस सर। चलें जी, ठीक है ठीक है जी। ओके जी, अगर सिलेबस की बात की जाए, इसको हम बारी बारी लेकर चलते हैं। इसके कौन कौन से डिफरेंट कैटेगरीज़ या चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर हमने नज़र रखनी है और जिनकी तैयारी हमें करनी है। अगेन मैंने कहा कि ये देखने में आपको लगेगा कि छोटा सा सिलेबस है, बट बी वेयर कि इसकी एट लीस्ट 1 महीने की तैयारी है। बाकी आपको जनरल स्टडीज़ अगर आप रख लें 7 दिन की तैयारी है, आप सोशियोलॉजी रख लें 12-13 दिनों के अंदर हो जाएगा। इवन लॉ के कोर्सेज भी आप कोई ले लें तो वो बड़ी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि फ़िलासफ़ी के अंदर आपको 30 डेज़ चाहिए होंगे अगर आप इसका 90 मार्क्स वाला सिलेबस तैयार करना चाहते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू फ़िलासफ़ी, जिसमें इसकी डेफिनेशन आ जाती है, नेचर एंड स्कोप ऑफ फ़िलासफ़ी। एक आधा क्वेश्चन इस पोर्शन से हर साल आ जाता है और ये बहुत ही सिंपल सा है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशंस हैं, उसका थोड़ा रट्टा मारना पड़ता है। लेकिन ये अगर बाकी कोई ऑप्शंस आपके पास ना हो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, तो ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ फ़िलोसॉफ़िकल मेथड्स। इसको अगर आप समझें इस लिहाज से कि अगर एक कोई मैथमेटिशियन है और उसने कोई चीज़ करनी है, इन्वेंट करनी है, या उसने कोई चीज़ साबित करनी है, उसके लिए पहले उसको एक थ्योरम लाना पड़ेगा अपना। जब वो थ्योरम ले आएगा उसको फिर अप्लाई करता है। इसी तरह से फ़िलोसोफर्स ने जो अपने डॉक्ट्रिन्स देने होते हैं, वो देने के लिए पहले वो कोई अपनी मेथडोलॉजी डिटर्मिन करते हैं कि हम किस मेथड के थ्रू इसके पास पहुंचेंगे। अब वो जो मेथडोलॉजी है उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर यहाँ पे सिलेबस के अंदर बना हुआ है। देयर आर डिफरेंट फ़िलोसॉफ़िकल मेथड्स जिनके थ्रू यू अराइव एट वेरियस फ़िलोसॉफ़िकल डॉक्ट्रिन्स। उसमें सबसे फेमस सोक्रेटिक मेथड है, सोक्रेटिस का है, जो कि आप लोगों ने अपनी क्लासरूम्स के अंदर भी ऑब्ज़र्व किया होगा, जिसमें एक स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में सवालात और जवाबात चल रहे होते हैं, जिसके थ्रू वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो ये सोक्रेटिस ने अपना एक मेथड इन्वेंट किया था विच इज़ वेरी फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड इन फ़िलोसॉफ़िकल डॉक्ट्रिन्स। इसी तरह से बेकन और मिल के इंडक्टिव मेथड हैं, दोनों के सेपरेट मेथड्स हैं और हमने अपने सेशन के अंदर सेपरेटली उनको डिस्कस भी किया है। कि किसी साल अगर वो मिल का इंडक्टिव मेथड पूछता है तो किसी और साल में वो बेकन का इंडक्टिव मेथड पूछ लेता है। अगर वो सिंपली सिर्फ इंडक्टिव मेथड का पूछता है आपसे, तो फिर ये आपकी चॉइस है कि आप मिल का इंडक्टिव मेथड के साथ उसको इलेबोरेट करना चाहते हैं या बेकन के साथ, या दोनों के साथ इलेबोरेट करना चाहते हैं। देन कम्स द फेमस डिडक्टिव मेथड। इसका नाम, इफ़ यू आर नॉट अ फ़िलासफ़ी स्टूडेंट, तब भी आपने इसका नाम सुना होगा कि ये डिडक्शन होती है, कोई कोई डिडक्टिव मेथड है, कोई प्रेमिसेस होते हैं, कोई कंक्लूजन होता है। और ये मेथड अरिस्टोटल ने इन्वेंट किया था, अरिस्टोटल के नाम से फेमस है, बट डेकार्ड्स भी अपना एक अलग से उसके अंदर कह लें वेरिएशन के साथ डिडक्टिव मेथड लॉन्च करता है। तो ये सेपरेटली हमारे सेशंस के अंदर आपको अरिस्टोटल का सेपरेटली मिल जाएगा, डेकार्ड्स का सेपरेटली मिल जाएगा। अगेन वो सिर्फ अगर कहता है कि डिडक्टिव मेथड के ऊपर रोशनी डालें, तो देन इट इज़ योर चॉइस कि आप उसको सिर्फ अरिस्टोटल के साथ एसोसिएट करते हैं या सिर्फ डेकार्ड्स के साथ या फिर दोनों के साथ एसोसिएट करते हैं। एक अच्छी रैशनल या कह लें सेफ अप्रोच तो ये होती है कि अगर उसने जेनेरिक दिया है कि राइट ऑन डिडक्टिव मेथड, तो उसको पहले एलेबोरेट करके दोनों की एग्जांपल के साथ जिसने वो मेथड इस्तेमाल किया है या यूज़ करता है, दोनों के साथ उसको एसोसिएट करके आप जब रिफ़्लेक्ट करेंगे, पढ़ने वाले को समझ आएगी कि हाँ, इसको अरिस्टोटल का भी आइडिया है, इसको डेकार्ड्स का भी आइडिया है। देन कम्स द फेमस डायलेक्टिकल मेथड ऑफ हेगल। हेगल एक बहुत ही मुश्किल फ़िलासफ़र है समझने के लिए। अगर आप थोड़ा सा भी लगाव रखते हैं फ़िलासफ़ी के साथ, यू विल सी that there are some easy philosophers to understand and then there are some difficult ones. तो हेगल is one of the most difficult philosophers to understand, क्योंकि बहुत ही difficult language में वो बात करता है और बहुत ही complicated thought process है।
बट हमने अपने लेक्चर में कोशिश की है कि उसको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से स्टडी करें, उसके मेथड को इस तरह से स्टडी करें कि वो हमारे लिए एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस करना आसान रहे। और ये हेगल की ही थॉट है जो आगे जाके रिफ़्लेक्ट होती है इकबाल की थॉट के अंदर, क्योंकि इकबाल जब जर्मनी गए थे अपने पीएचडी के लिए, थीसिस के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे हेगल को स्टडी किया था, बाकी जर्मन फ़िलासफ़र्स को स्टडी किया था, और वही थॉट प्रोसेस फिर इकबाल की रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट के अंदर भी हमें नज़र आता है, जो कि सब्सिक्वेंट पोर्शन ऑफ दिस सिलेबस के अंदर हम लेकर चलेंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, डायलेक्टिकल मेथड, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाते हैं। एंड देन कम्स पॉपर का फेलिबिलिस्टिक मेथड। बाकी तमाम जो मेथड्स हैं वो काफ़ी पुराने हैं। फेलिबिलिस्टिक मेथड एक रिलेटिवली न्यूअर अप्रोच है टू सी फ़िलासफ़ी। ये जब आप कह लें कि एनलाइटनमेंट के बाद, और ये जब मॉडर्न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है, तो यूरोप के अंदर फ़िलासफ़ी ने एक नया टच लिया, जिसमें कह लें कि हमें न्यू फ़िलासॉफ़िकल अप्रोचेज़ नज़र आती हैं, जिसकी आगे चल के हम बात करेंगे। तो उसमें फेलिबिलिस्टिक मेथड भी एक न्यू मेथड है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, इतना मुश्किल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और हमने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिहाज से ही अपने लेक्चर्स के अंदर भी रखा हुआ है कि इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आ जाता है वो आप आराम से अटैम्प्ट कर सकें। सो यहाँ तक हमारे दो पोर्शंस हो जाते हैं कि एक क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन से आना है, एक फ़िलासॉफ़िकल मेथड से आना है, तो वो यहाँ से हमारा कवर हो जाता है। अब यहाँ पे मेन पोर्शन आपके सिलेबस का स्टार्ट होता है, जिसके ऊपर कह लें कि फ़िलासफ़ी बेस करती है, दैट इज़ एपिस्टेमोलॉजी। इसके अंदर आप डिफरेंट फ़िलासफ़र्स हैं और उनकी डिफरेंट अप्रोचेस हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ रैशनलिज़म, यानी रीज़न का जो फ़िलासफ़र इस्तेमाल करने का कहता है कि हमें सच्चाई या हमें हकीकत या हमें खुदा रीज़न से मिलेगा। अगर रीज़न इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसमें सबसे जो फेमस और सबसे पुराने फ़िलासफ़र हैं वो हमारे पास प्लेटो हैं। प्लेटो की अपनी एक रैशनलिस्ट थॉट है, उसको हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। इसी तरह से डेकार्ड्स हैं, जो कि मॉडर्न फ़िलासफ़ी के फ़ादर कंसिडर किए जाते हैं। उन्होंने रैशनलिज़म को एक नए एंगल से टच किया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एंड देन कम्स स्पिनोज़ा। अच्छा, ये अगर आप जनरली बात करें फ़िलासफ़ी की, तो रैशनलिस्ट थॉट बहुत से फ़िलासफ़र्स ने रखी है, लेकिन हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। और आपसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी सिलेबस वाले फ़िलासफ़र से रिलेटेड आएंगे। किसी XYZ फ़िलासफ़र के ऊपर वो आपको क्वेश्चन नहीं दे देगा जो कि रैशनलिस्ट फ़िलासफ़र तो है लेकिन सिलेबस में शामिल नहीं है। इसी तरह से हमारे पास एम्पिरिसिज्म आ जाता है, जो कि रैशनलिज्म का ऑपोजिट है। वो फ़िलासफ़र जो रैशनलिस्ट थॉट को नहीं मानते और वो कहते हैं कि रीज़न नहीं, बल्कि ये आपके सेंसेस के थ्रू या आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप चीज़ों को जानते हैं। आप पहले पैदा होते हैं, उसके बाद दुनिया में पलते हैं, बढ़ते हैं, डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हैं सिर्फ वही आपके नॉलेज के अंदर आती है, बाकी कोई और चीज़ नहीं आती। उन फ़िलासफ़र्स को हम एम्पिरिसिस्ट फ़िलासफ़र्स कहते हैं। तो उनके अंदर सबसे फेमस जॉन लॉक हैं, फिर बर्कले हैं, फिर ह्यूम हैं। इनके ऊपर भी आप हर साल अगर पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़र विच इज़ इमैनुअल कांट। इनकी फ़िलासफ़ी को ट्रांसेंडेंटलिज्म का नाम दिया जाता है, जो कि एक तरह का ब्रिज क्रिएट करती है बिटवीन रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म। तो ये जब दोनों तरह की स्कूल ऑफ थॉट्स चल रहे थे, रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म, उसके अंदर कांट ने दोनों को स्टडी किया, दोनों को ऑब्ज़र्व किया, एंड देन ही केम अप विद हिज ओन मेथडोलॉजी ट्रांसेंडेंटलिज्म, कि असल में नॉलेज को हासिल करना ये नहीं है कि सिर्फ रीज़न से आएगा या सिर्फ एक्सपीरियंस से आएगा। इट इज़ अ कम्बिनेशन या अमलगमेशन ऑफ बोथ काइंड्स ऑफ मेथडोलॉजीज़, जिसके थ्रू आप रियलिटी को पाते हैं। और फिर बर्गसन की एक बहुत ही डिफरेंट सी अप्रोच है इंट्यूशनिज़म की। इसका भी टच हमें इकबाल की फ़िलासफ़ी में नज़र आता है कि एक्चुअली में जो असल रियलिटी है वो आपकी इंट्यूशन के साथ आती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की नाकिस सेंसेस या एक इनकम्प्लीट परसेप्शन
हासिल नहीं कर सकती, उसके लिए आपको इनवर्ड देखना पड़ता है। जैसे सूफीज़ कहते हैं ना कि जो दुनिया है वो आपके अंदर मौजूद है, खुदा आपके अंदर मौजूद है। तो बर्गसन भी फिर वही वाली बात करता है कि इंट्यूशन है जिसके थ्रू आप रियलिटी को पाते हैं। सो ये नंबर 3 जो एपिस्टेमोलॉजी का सेक्शन है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन योर सिलेबस, कि ये किसी भी हालत में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। यहाँ से हो सकता है कि आपके 2 या 3 क्वेश्चंस भी निकल जाएं अगर आपने सही तरह से इसको तैयार किया हुआ है और वो क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं। लेकिन एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आप इस पोर्शन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो अच्छे जाने चाहिए, बहुत अच्छी उसकी तैयारी होनी चाहिए। और हमने कह लें कि सेपरेट लेक्चर्स हर फिलोसोफर के ऊपर यहाँ पे रखे हुए हैं अपने सिलेबस के अंदर। देन कम्स ऑन्टोलॉजी। ये एक कह लें कि एक तरह से ओवरलैप ही है पिछली वाली बातों का। तो जब हम लेक्चर्स के अंदर जाएंगे, हम प्लेटो का लेट से लेक्चर कर रहे हैं, हम उसमें उसके आइडियलिज़म और रैशनलिज़म दोनों को कंबाइन करके देखेंगे। ये नहीं है कि पहले उसके रैशनलिज़म के ऊपर बात की फिर उसके आइडियलिज़म के ऊपर आ गए। सेम गोज़ विद बर्कले, क्योंकि जब एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स को हम बारी बारी जब एक्सप्लोर करते हैं, सो हो सकता है कि पहली 2 लेयर्स के अंदर उसकी आइडियलिज़म क्लियर हो जाए, फिर उसका रैशनलिज़म हमारे साथ क्लियर हो जाए। सेम गोज़ विद लॉक का रिप्रेजेंटेटिव रियलिज़म, इसकी बात उसके रैशनलिज़म एम्पिरिसिज्म के साथ ही कवर हो जाएगी। यहाँ पे जो नई हमारे पास फ़िलासफ़ी आती है वो मार्क्स की मटीरियलिज़म है। इसके ऊपर हमारे सेपरेट लेक्चर्स होंगे जिससे हम मार्क्स को ओवरऑल कवर करेंगे। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर ज़रूर करना चाहूँगा सब लोगों के लिए, जो एक कन्फ्यूजन भी होती है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है कि जी हमारा तो पॉलिटिकल साइंस है, हमने तो मार्क्स पढ़ा हुआ है, हमने तो लॉ को पढ़ा हुआ है, तो ये सिलेबस तो हमारे लिए हलवा है। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। देयर इज़ नो ओवरलैप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद फ़िलासफ़ी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर अप्लाइड फ़िलासफ़ी आती है। यहाँ पे इस कोर्स के अंदर प्योरली थ्योरेटिकल फ़िलासफ़ी है। इट मीन्स के फ़िलासफ़र्स ने पहले अपनी थ्योरी पेश की, फिर उस थ्योरी को अप्लाई किया डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर। तो पॉलिटिकल साइंस इज़ जस्ट वन डिसिप्लिन जिसके अंदर उनकी थ्योरेटिकल फ़िलासफ़ी अप्लाई होती है। पॉलिटिकल साइंस की फ़िलासफ़ी समझना बहुत आसान काम है, लेकिन जब उसकी थ्योरी की तरफ जाएंगे, आप इस तरफ आएंगे, मार्क्स की मटीरियलिज़म को समझना चाहेंगे, तो फिर काफ़ी मुश्किल काम है ये वाला, और ये आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है। इसका ये नहीं है कि वहाँ पे पढ़ा हुआ है तो बस यहाँ पे 2 दिन दे दूँगा मैं कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये अच्छा, क्वेश्चंस भी साथ साथ आ रहे हैं। पहले मैं सिलेबस एक दफ़ा ख़त्म कर दूं तो फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ आ जाऊंगा। सो मार्क्स को जब हमने ख़त्म कर लिया, हमारे 4 चैप्टर्स इस सिलेबस के कवर हो गए। देन कम्स मुस्लिम फ़िलासफ़ी जो कि चैप्टर नंबर 5 है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सिलेबस। एक क्वेश्चन लाजमी तौर पे इसमें से आना है, हो सकता है 2 भी आ जाएं, हो सकता है 3 भी आ जाएं। इसमें हमारे पास गज़ाली हैं, हर साल तकरीबन इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अल फ़ाराबी, इब्न सीना, इब्न खुल्दून, इब्न रुश्द, इनके ऊपर सेपरेट सेपरेट लेक्चर्स हम लोगों ने प्रिपेयर किए हुए हैं और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के अंदर हमने इनकी फ़िलासफ़ी को देखा है, जो कि टाइम पीरियड के लिहाज से चलती है कि पहले जो हैं वो हमारे पास अल फ़ाराबी आते हैं, फिर उसके बाद सीना आते हैं, फिर आपके पास गज़ाली आ जाता है, फिर आपके पास इब्न रुश्द आ जाता है, इब्न खुल्दून आ जाता है। तो उनको उसी सीक्वेंस के साथ हम लेकर चलते हैं। फिर कुछ कंटेम्प्रेरी में आपके पास शाह वलीउल्लाह आ जाते हैं, कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। और फिर आपके पास ऑब्वियसली इकबाल हैं। अब इकबाल के ऊपर अगर तो वो मुश्किल पेपर बनाना चाहता है और वो टारगेट करने का इरादा रखता है, तो हो सकता है कि 2-3 सवाल वो इकबाल के ऊपर रखते, क्योंकि इकबाल की फ़िलासफ़ी इज़ वेरी डेंस, इज़ वेरी स्कैटर्ड, और बहुत से ही सवालात उसके ऊपर किए जा सकते हैं। और इकबाल की फ़िलासफ़ी के ऊपर आपको सेपरेटली 1 महीना चाहिए अगर आप इकबाल को सही तरह से तैयार करना चाहते हैं। 1 महीना रख लें आप फ़िलासफ़ी के बाकी सिलेबस के लिए, 1 महीना रख लें आप इकबाल के लिए। लेकिन ऐसा क्योंकि हम रैशनली कर नहीं सकते अपनी प्रिपरेशन में, हमने बाकी बहुत सी चीज़ें करनी हैं CSS के अंदर, इसलिए हमने यहाँ पे इस कोर्स के अंदर इकबाल के उन एस्पेक्ट्स को कवर किया है जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका आइडिया होना चाहिए और जिनके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं।
अगर वो वाले एस्पेक्ट वो भी बहुत मुश्किल होगा आपके लिए एक ही गो में कवर करना, आपने उसको ग्रेजुअली लेकर चलना है। एक वीडियो देख ली, उसको हज़म किया, पहले उसके नोट्स बनाए, फिर दूसरी वीडियो के ऊपर गए, ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर जो हमारे कोर्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स हमने इकबाल के टच किए हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं, यू कैन कॉन्फिडेंटली गो इनटू द एग्ज़ाम हॉल के अगर 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो उसमें से मैं 1-2 क्वेश्चन करने की पोजीशन में हूँगा। और अगर वो इजी पेपर बनाना चाहता है तो हो सकता है इकबाल का कोई भी क्वेश्चन ना दे, आपसे सिर्फ गज़ाली के ऊपर पूछ ले, तो दैट इज़ ऑल्सो द केस। लेकिन इन एनी केस आपने छोड़ना कुछ नहीं है, ये आपने अपनी हैबिट बना लेनी है हर ऑप्शनल और हर कंपलसरी सब्जेक्ट में कि मैंने कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं जानी। अगर आप ये कहें कि मैं सारा सिलेबस कर लूँगा सिर्फ इकबाल को छोड़ देता हूँ, तो दैट इज़ नॉट द अप्रोच। मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा, कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि आपने प्रिपरेशन वर्स्ट के सिनारियो की करनी होती है हमेशा। हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपने वर्स्ट केस की करनी है। तो यहाँ पे वर्स्ट केस ये है कि वो इकबाल को पकड़ ले और फिर आपको इसी के ऊपर सवालात करना शुरू कर दे। तो इस वर्स्ट केस के लिए आपको तैयार होके जाना है। इसी तरह से अगर आप देखते हैं किसी और सब्जेक्ट को, लेट्स से हम बात कर लेते हैं पंजाबी की। पंजाबी में कुछ मॉडर्न शायर हैं जो कि स्टूडेंट्स छोड़ जाते हैं कि वो बस हमने सूफ़ी जो शायर थे वो कर लिए हैं, सूफ़ी बाबे कर लिए हैं, अब ये मॉडर्न वाले में ये 1-2 तो नहीं देगा, दे भी देगा तो मैं छोड़ दूंगा। तो ये वाली गलती अगर आप करेंगे तो उसने वही वाले 2 दे देने हैं वर्स्ट केस के अंदर, तो फिर आप पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज़ प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस कि इस सिलेबस के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि मुझे हिट करवा सकती है, मेरे नंबरों को इफ़ेक्ट कर सकती है, मैंने वो लाजमी तौर पे करनी है। और जिस चीज़ ने नंबर देने हैं वो तो फिर ऑब्वियसली हमने करनी ही करनी है। तो यहाँ पे मुस्लिम फ़िलासफ़ी हमारी ख़त्म होती है और फिर हमारा पोर्शन शुरू होता है एथिक्स का, जिसके अंदर मोरालिटी से रिलेटेड और कह लें कि अखलाकियात से रिलेटेड आपसे डिफरेंट मौजू हैं जो डिफरेंट फ़िलासफ़र्स की फ़िलासफ़ीज़ हैं वो जज की जाती हैं, टेस्ट की जाती हैं, जिसमें अरिस्टोटल के वर्चू एथिक्स आ जाते हैं, कांट की मॉरल एब्सोल्यूटिज़म आ जाती है जिसमें जिसको डियोंटोलॉजी का नाम भी दिया जाता है। फिर यूटिलिटेरियनिज़म बहुत फेमस फ़िलासफ़ी है कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ पीपल। और आखिर में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो कि 3 डिफरेंट फ़िलासफ़र्स की 3 डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, जिसमें रूसो आ जाते हैं, लॉक आ जाते हैं, रॉल्स आ जाते हैं। तो इनकी हमने सेपरेटली हर लेक्चर के अंदर थ्योरीज़ को और फ़िलासफ़ीज़ को कवर किया है, ताकि ये वाले पोर्शन में से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आपका अगर एक निकल जाता है तो दैट इज़ अ गुड डील। और फिर आपके आ जाती है फाइनल पोर्शन विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेम्प्रेरी फ़िलासॉफिकल मूवमेंट्स। जो एक अच्छा फ़िलासफ़ी का स्टूडेंट होगा उसको नंबर 7 का नॉलेज लाजमी तौर पे होगा। ये बात आप नोट कर लें कि अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं एक अच्छे स्टूडेंट को एक एवरेज स्टूडेंट के साथ, या एक ऐसा स्टूडेंट जो जिसकी डिग्री फ़िलासफ़ी के अंदर है वर्सेस जिसकी डिग्री फ़िलासफ़ी के अंदर नहीं है, तो नंबर 7 विल बी द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। बिकॉज अरिस्टोटल को तो हर कोई पढ़ेगा, प्लेटो को हर कोई पढ़ेगा, लेकिन सार्ट्रे को हर कोई नहीं पढ़ेगा, फूकॉल्ट को हर कोई नहीं पढ़ेगा, लियोटार्ड किसी की समझ में नहीं आएगा, एक एवरेज स्टूडेंट की समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये वाला पोर्शन डिफ़िकल्ट भी है और मार्क्स स्कोरिंग वाला पोर्शन भी है कि अगर 7 क्वेश्चंस में से चॉइस मिल जाती है कि आप रॉर्टी की फ़िलासफ़ी के ऊपर बात करें या डीवी की फ़िलासफ़ी के ऊपर बात करें या डरीडा के ऊपर कोई नोट लिखें, तो ऐसा स्टूडेंट जिसने फ़िलासफ़ी के अंदर बैचलर्स किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है वो इसको प्रेफर करेगा, क्योंकि ये एग्ज़ामिनर को बताएगा कि आई एम अ डिफरेंट स्टूडेंट, मुझे फ़िलासफ़ी का नॉलेज है, मैंने फ़िलासफ़ी इन डेप्थ पढ़ी हुई है। जबकि एक ऐसा स्टूडेंट जिसने इसको सिर्फ इसलिए रखा था कि ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसका फ़िलासफ़ी से लगाव नहीं है, वो ये 7th पोर्शन पूरा छोड़ के चला जाएगा। तो इसमें आपको एडवाइस ये होगी कि हर फ़िलासफ़र को जो नंबर 7 में मौजूद हैं, हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं, इन डेप्थ उनको हमने एनालाइज भी किया है, कवर भी किया है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसको आपने लाजमी तौर पे कवर करके जाना है, किसी भी फ़िलासफ़र को छोड़ना नहीं है आपने।
और अगर आपको अपॉर्चुनिटी एग्ज़ाम में मिल जाती है कि नंबर 7 को आप अटेम्प्ट करके आए, कोई क्वेश्चन दे देता है, सार्ट्रे की फ़िलासफ़ी के ऊपर पूछ लेता है, वो फुकॉल्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन दे देता है, तो उसको लाजमी तौर पे अटेम्प्ट करके आए। ये आपको डिफ्रेंशिएट करेगा फ्रॉम दो स्टूडेंट्स जो कि इसको सिर्फ जान छुड़ाने की पर्सपेक्टिव में या लक के ऊपर लेकर चल रहे हैं कि हमारे नंबर आ जाएंगे। तो आपने नंबर अर्न करने हैं, अर्न करने के तरीके हैं जो अभी मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा सा आ जाता हूँ और फिर हम डिस्कशन को कहने कंटिन्यू करेंगे। व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज, जी इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। उमर खालिद बेग सोर्सेज के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे अलीहा पूछ रही हैं पीएमएस वालों के लिए भी ठीक है। पीएमएस का सिलेबस क्योंकि 200 मार्क्स का सिलेबस है इंस्टेड ऑफ 100 मार्क्स, तो उसमें कुछ चीज़ें एडिशनल हैं जो स्टार्टिंग में मैंने आपको डराया था कि लॉजिक भी होती है। यहाँ पे आपने सिलेबस में देखा होगा कि लॉजिक नहीं थी, उसके अंदर थोड़ा सा टच आपको लॉजिक का मिल जाएगा पीएमएस के अंदर। फिर वहाँ पे मुस्लिम फ़िलासफ़र्स थोड़े से ज़्यादा हैं क्योंकि पेपर 2 टोटली उसके ऊपर बेस करता है। तो यहाँ से आपका 70% सिलेबस कवर हो जाएगा पीएमएस का, बाकी 30% के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जी हिबा ने यहाँ पे पूछा है ट्रेंडिंग क्वेश्चंस। ये इस तरह का लफ्ज़ जब भी कोई लिखता है ना कि ट्रेंडिंग क्वेश्चंस क्या हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हैं, या कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो मैं वहीं पे उनको मना कर देता हूँ कि इस तरह की सोच अपने जहन से निकाल दें अगर सीएसएस में आपने कोई अच्छा ग्रुप लेना है। देयर इज़ नो सच थिंग एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। पूरा सिलेबस आपका तैयार होना चाहिए। एग्जामिनर्स अब टफ़ से टफ़ बनाते जा रहे हैं सीएसएस को, और वो उन क्वेश्चंस को, उन एस्पेक्ट को टारगेट करते हैं जो कि नॉर्मली नहीं आते, जो नॉर्मली इग्नोर होते रहे हैं पास्ट में। तो आपने पूरा सिलेबस तैयार करना है, कोई चीज़ नहीं होती ऐसी कि ट्रेंडिंग क्वेश्चंस क्या हैं। जी आकाशा खान पूछती हैं कि उन्होंने पीएमएस ऑप्ट किया है केपी का और समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करूँ। तो आप अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें, यहाँ से एक बेहतर आगाज़ होता है किसी भी सब्जेक्ट का। उसके सिलेबस को पकड़ लें और पहला जो एस्पेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन का है, वहाँ से स्टार्ट ले लें। कहीं से तो शुरू लेना है ना, तो आप सिलेबस से शुरू ले लें कि नंबर 1 से मैंने स्टार्ट करना है, फिर नंबर 2 पे जाना है, फिर नंबर 3 पे जाना है, जो भी चैप्टर्स हैं। केपीपीएमएस को मैंने एज सच स्टडी नहीं किया, लेकिन अगर आप उस पर गाइडेंस चाहेंगे तो सेपरेटली हम बात कर लेंगे। अभी हम सीएसएस फ़िलासफ़ी के ऊपर बात कर लेते हैं। आयशा पूछती हैं एवरेज कितने डेज़ लगते हैं। हर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जेंडर स्टडीज़ का सब्जेक्ट 7 दिन के अंदर भी तैयार किया जा सकता है, लेकिन फ़िलासफ़ी को अगर आप 7 दिन में करना चाहेंगे इम्पॉसिबल है। तो हर सब्जेक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट है। नहीं, फाटा के लिए कोई सेपरेट कोटा नहीं है आयशा। और आपने कहा है पॉलिटिकल साइंस, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, जेंडर स्टडीज़ और हिस्ट्री आप ऑप्ट करना चाहती हैं, दैट इज़ योर चॉइस। देखें, आपने जो सब्जेक्ट्स रखने होते हैं, आपको मैं नहीं बता सकता कि कौन से सब्जेक्ट रखें। आपका एक स्पेसिफ़िक एकेडमिक बैकग्राउंड है, आपकी एक अपनी पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, हॉबीज़ हैं। आपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन उस लिहाज से करनी है। अगर आपको लगता है कि दिस इज़ द कम्बिनेशन जिसके साथ आपको जाना चाहिए, दैन डू गो फॉर इट। अमीर हमज़ा कहते हैं 2024 में फ़िलासफ़ी ऑप्ट किया था लेकिन फ़ेल हो गया। तो अमीर हमज़ा, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है आपको कि क्यों फ़ेल हो गया। अब इसका जवाब आप अपने दिल से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि कोई दूसरा बंदा आपको नहीं बता सकता कि क्या चीज़ गलत की होगी। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गलत किया होगा, तो तभी जाके वो हुआ है। 2024 का रिज़ल्ट आ गया है, अभी तो 23 का रिज़ल्ट आया था। तो ये भी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आपने, अच्छा ठीक है, 24 का रिज़ल्ट अभी अभी आया है, सही है। तो फ़िलासफ़ी में आपको देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे, किस तरह से अटेम्प्ट किए थे। समटाइम्स हमने तैयारी ठीक की होती है, लेकिन
उस तैयारी को अप्लाई नहीं कर पाते, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते जो एग्ज़ामिनर की उस क्वेश्चन को जज करने में होनी चाहिए। तो मे बी अपनी अप्रोच को देखें कि आपने क्वेश्चंस को किस लिहाज से अप्रोच किया था, क्या उसके अंदर लिख कर आए थे, तो उससे थोड़ा क्लियर आइडिया हो जाए। अच्छा जी। पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ओवरलैपिंग, जी ओवरलैपिंग है वो। पीएमएस फ़िलासफ़ी, जी बुशरा। पीएमएस फ़िलासफ़ी के ऊपर हम सेपरेट बात कर सकते हैं, अभी सीएसएस की बात कर लेते हैं। मर्केंटाइल लॉ, जी कंबो अच्छा सब्जेक्ट है वो भी। फ़िलासफ़ी हैड कंपैरेटिवली लेस स्कोरिंग ट्रेंड एज पर। देखें जो फ़िलासफ़ी का सब्जेक्ट है 2021 में बहुत ज़्यादा उसमें स्कोर आया था, और बहुत से जो टॉपर्स थे उनका फ़िलासफ़ी सब्जेक्ट था। तो ये चीज़ फिर जो कमीशन होता है उनकी नज़र में आ जाती है कि इस साल हमने ज़्यादा वो वाले लोग रख लिए हैं जिनका फ़िलासफ़ी का बैकग्राउंड है, अब हमें थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करना चाहिए। तो ये जो टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट एक तरह से आप कह लें कि होता है कि एक स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट एक साल में कम मार्क्स देता है, अगले साल में वही सब्जेक्ट ज़्यादा मार्क्स दे देता है। तो वो वाली चीज़ आपको देखने को मिली होगी 2024 में, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के अंदर वो उसने बहुत ज़्यादा मार्क्स दिए हैं। सो जब मुश्किल पेपर बना देंगे ऑब्वियसली फिर मार्क्स आना कम हो जाएंगे। आर स्लाइड्स इनफ फॉर द प्रिपरेशन, इसकी भी बात हमने आगे करनी है कि आपने अपनी तैयारी किस लिहाज से करनी है। सिर्फ स्लाइड्स ऑब्वियसली आपको वो वाली मेचोरिटी नहीं दे सकती जो कि आप रीडिंग्स के साथ उसको सप्लीमेंट करके हासिल कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ कैसे कवर करने हैं फ़िलासफ़ी के? एमसीक्यूज़ रिलेटिवली इजी होते हैं फ़िलासफ़ी के, और कह लें कि आपने अगर सिलेबस कवर किया हुआ है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं, रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए 2016 से लेकर 2025 तक के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ अगर आप कर लेते हैं आपके लिए वो इनफ है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आफ्टर रिजल्ट? देयर इज़ नो ओपिनियन, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपने रखने ही रखने हैं। कौन से रखते हैं इसमें आपने अपना एकेडमिक बैकग्राउंड देखना है, अपना इंटरेस्ट देखना है, और फिर स्कोरिंग ट्रेंड देख लेना है कि क्या है। तो इस लिहाज से आप जज करते हैं। इस चीज़ से नहीं डरना कि पिछली अटैम्प्ट गुजरी है उसमें सारे लोग अकाउंटिंग में फ़ेल हो गए हैं, मेरा तो मेजर अकाउंटिंग का है, अब मैं अकाउंटिंग रखूँ या ना रखूँ। ऑब्वियसली आपने अकाउंटिंग रखनी है अगर आपका मेजर अकाउंटिंग का है, अपने मेजर का सब्जेक्ट आपने नहीं छोड़ना। तो पिछले पिछले रिज़ल्ट को छोड़ दें। अगर आपने देखा है कि पिछले रिज़ल्ट में XYZ सब्जेक्ट में कोई नंबर नहीं आए, आप देखेंगे अगले साल उसी में बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। तो कुछ अनसर्टेनिटी आपने रखनी है, इसी चीज़ को लक कहते हैं कि एग्ज़ाम लक का एग्ज़ाम है, कि आप जो सब्जेक्ट रखें वो सब्जेक्ट टारगेट ना हो। विच सब्जेक्ट इज़ गुड टू ऑप्ट आउट, सोशियोलॉजी और यूरोपियन हिस्ट्री? अगर मार्क्स के लिहाज से आप देखना चाहते हैं, यूरोपियन हिस्ट्री इज़ बेटर स्कोरिंग दैन सोशियोलॉजी। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक फॉर फिलासफ़ी, जी अरीका हम पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक की भी बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 7 डेज़ में हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, ख्वाजा अब आपने देखना है कि आप कर सकते हैं। इन्वायरमेंट, और 7 दिन का क्यों आपने क्या यूरोप के ट्रिप पे जा रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं कि आपने 7 दिन में कवर करना है? अभी पूरा साल पर है अटेम्प्ट के लिए, तो क्यों 7 दिन का माइंड बनाया हुआ है? आप उसको दें, हर सब्जेक्ट को 16-17 डेज़ दें, 2-3 हफ्ते दें, सही तरह से कवर करें, जस्टिस करें। ये क्या माइंडसेट होता है कि मैंने 7 दिन में कवर करना है? इन्वायरमेंटल साइंसेस गुड, अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, आप साइंसेस का बैकग्राउंड रखते हैं तो फिर ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ अगर आपका आर्ट्स का बैकग्राउंड है और इन्वायरमेंटल साइंस की तरफ जाते हैं तो फिर इतना आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सर मैंने स्टार्ट करना है अभी सीएसएस की प्रिपरेशन, बट मुझे ऑप्शन सब्जेक्ट्स पढ़ने में मुश्किल आ रही है। तो इकबाल किसी सीनियर के साथ बैठ जाएं जिसने सीएसएस क्लियर किया हो, उसको बिठा के अपना एकेडमिक बैकग्राउंड, अपना इंटरेस्ट बताएं, उसके लिहाज से शॉर्ट लिस्ट करें। फिर शॉर्ट लिस्ट जब करें उसमें आखिर में देखें कि कौन से स्कोरिंग ट्रेंड के लिहाज से ज़्यादा मार्क्स देने का पोटेंशियल रखते हैं,
आपने सिर्फ पोटेंशियल देखना होता है। आखिर में स्कोर आता है या नहीं आता, ये कुछ चीज़ें लक की, अल्लाह की करम की होती हैं, लेकिन पोटेंशियल होना चाहिए सब्जेक्ट में। जैसे अभी मेरे से एक स्टूडेंट ने ऊपर पूछा सोशियोलॉजी एंड यूरोपियन हिस्ट्री। सोशियोलॉजी में पोटेंशियल नहीं है ज़्यादा स्कोर देने का, वो आपको एवरेज 60 या मैक्सिमम 70s में ही दे सकता है, लेकिन यूरोपियन हिस्ट्री में पोटेंशियल ज़्यादा है। तो उस पोटेंशियल के लिहाज से हम जज करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट अगर सही तैयारी की जाए और एग्ज़ामिनर उसमें हमें टारगेट ना करे तो ज़्यादा मार्क्स हमें दे सकता है। साइकोलॉजी हाई स्कोरिंग, जी साइकोलॉजी में पोटेंशियल मौजूद है। मैं अगेन बात करूंगा कि हमने पोटेंशियल देखना होता है। अब हो सकता है कि आप साइकोलॉजी रख लें और उस अटेम्प्ट में वो हिट हो जाए, वो नंबर ना दे, तो मुझे आपने नहीं कोसना कि इन्होंने कहा था कि हाई स्कोरिंग है। उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है मार्क्स देने का। जी बुक्स के ऊपर हम आते हैं, सर काइंडली शेयर मोस्ट। जी आते हैं बुक्स के ऊपर। ऐसे विद जी अख्तर हुसैन, यू आर वेलकम। यूएस हिस्ट्री प्रीवियस 5 ईयर से थोड़ा सा हैपहैज़र्ड ही रह रही है, लेकिन आप कह लें कि कोई भी सब्जेक्ट हिस्ट्री का आप लेंगे उसके अंदर ये डर तो आपको रहेगा कि वो मुझे मार्क्स देता है या नहीं देता। तो बेहतर ये है कि जो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है हिस्ट्री, आप वो वाली तरफ जाएं। अगर मेरे कहने पे आप ब्रिटिश हिस्ट्री ले लें, जो कि अभी कह लें कि ज़्यादा पोटेंशियल रखती है स्कोर देने का, तो वो बहुत ही डल और बहुत बोरिंग हिस्ट्री है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट ही डेवलप ना हो कंपैरेटिवली। यूएस हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और आप रिलेट भी कर सकते हैं यूएस हिस्ट्री के साथ। तो ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सकता है कि आप यूएस हिस्ट्री की कर सकते हों, तो आपको उसी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री का सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप अगर इंटरेस्ट नहीं रखते, आपको बोरिंग लग रहा है, तो वो याद करने में भी मसला होगा, उसको रिकॉल करने में भी मसला होगा, अटेम्प्ट करने में भी मसला होगा। तो पहले अपने इंटरेस्ट को आपने देखना है, उस लिहाज से जजमेंट लेनी है। बीबीए थर्ड सेमेस्टर में आप हैं, तो अब आप सुकून से अपनी बीबीए की डिग्री कंप्लीट करें, फिर आप सोचिएगा सीएसएस का। जी मावरा कहती हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। जी बिल्कुल रख सकते हैं आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अगर आपका आपको ग्रिप है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। जी इस्माइल आ जाते हैं बुक्स के ऊपर। क्या वजह है बी की रिजल्ट में टॉपर ऑफ 2020? क्या मतलब टॉपर्स ऑफ 2024 और फेल्ड, ये नहीं समझ में आया। हाँ जी क्रिमिनोलॉजी जो है वो आपको एवरेज मार्क्स 60-70s वाले दे सकता है, उसमें ज़्यादा मार्क्स देने का पोटेंशियल थोड़ा सा कम है। तो पोटेंशियल वाइज फ़िलासफ़ी में आपको अच्छे मार्क्स देने का पोटेंशियल मौजूद है। बट सेफ़ ऑप्शन की तरफ आप जाना चाहते हैं, फ़िलासफ़ी वाली रिगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो क्रिमिनोलॉजी एक कम टाइम के अंदर सिलेबस कवर हो सकता है। तो हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। या उससे पहले आप लोगों ने पूछा था सोर्सेज का, तो सोर्सेज के ऊपर आ जाते हैं पहले कि ये जो आपको कोर्स मैंने बना कर दिया है नियर पेयर के ऊपर, इसके ऊपर मैंने ये कोर्सेज सोर्सेज रेफ़र किए हैं। इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं ये भी दे दूं कि मेरा मास्टर्स है फ़िलासफ़ी में। ठीक है, मैं एक इसी फील्ड का कहने बंदा हूँ, और मैंने जो है इसमें मास्टर्स के अंदर भी वो गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। तो मेरे लिए इस सिलेबस को कवर करना कह लें ईज़ी भी था, और मुझे पता भी था कौन से सोर्सेज से स्मार्ट स्टडी होनी है। क्योंकि अगर आप सी एस एस फ़िलासफ़ी का सिलेबस देखेंगे एफ पी एस सी की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको 20 किताबें नज़र आ जाएंगी या 10 किताबें नज़र आ जाएंगी, वो सारी नहीं पढ़नी। अब आपको टेक्निकल बंदा एक बता रहा है कि सिलेबस को कवर करने के लिए ये वाले रिसोर्सेज इनफ हैं, क्योंकि स्टडी हमने स्मार्ट मैनर के अंदर करनी होती है। हार्ड वर्क अगर करने बैठेंगे हर सब्जेक्ट के ऊपर तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपके जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के डॉक्ट्रिन्स हैं, वो नंबर जो ये स्क्रूटन की बुक है वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाते हैं।
पढ़ने को आप बर्ट्रैंड रसल की किताब भी पढ़ सकते हैं, वो जो उसकी फ़िलासफ़ी की किताब है जो 600 पेजेस 700 पेजेस की है, लेकिन वो टेक्स्ट बुक नहीं है। आपने जब सिलेबस तैयार करना होता है आपने टेक्स्ट बुक को देखना होता है, उसको परसीव करना होता है, क्योंकि सिलेबस कवर करना है फ़िलासफ़र का। तो ये एक टेक्स्ट बुक के तौर पे लिखी गई है स्क्रूटन की बुक, इसको देख सकते हैं। फिर जो मुस्लिम फ़िलासफ़ी है वो सईद शेख की किताब से कवर हो सकती है। अब ये दो सोर्सेज जब आप एग्जॉस्ट कर लें और बहुत से आपके कॉन्सेप्ट अनक्लियर रह जाएं या कोई ऐसा फ़िलासफ़र है जो मिसिंग रह गया है, उसके लिए जो स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फ़िलासफ़ी है उसको आप स्टडी कर सकते हैं, और इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फ़िलासफ़ी है उसको स्टडी कर सकते हैं। और जो मुस्लिम फ़िलासफ़ी के रिमेनिंग पोर्शन रह जाएंगे सईद की किताब के अंदर तमाम नहीं मिलते, वो फिर ये एक वेबसाइट मैंने लिख दिया alislam.org, इसमें उनके चैप्टर जैसे शाह वलीउल्लाह का चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने इन सारे रिसोर्सेज को अपनी तैयारी के अंदर एग्जॉस्ट किया था, सारी तैयारी मैंने यहाँ से की थी, वहीं से फिर मैंने सप्लीमेंट करके ये जो कोर्स है ये डिज़ाइन किया है। तो अगर आप ये वाले सोर्सेज को रेफ़र नहीं भी करते और सिर्फ ये स्लाइड्स जो लेक्चर की स्लाइड्स हैं और लेक्चर के नोट्स हैं वो आप बनाते हैं तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन पहले भी मैंने कहा कि मेचोरिटी अगर आप लाना चाहते हैं अपने अंदर फ़िलोसॉफ़िकल डॉक्ट्रिन्स को लेकर, तो उसको ज़रूर आपने सप्लीमेंट करना है, सप्लीमेंट योर लेक्चर्स विद रीडिंग। तो एट लीस्ट ये जो पहली दो किताबें हैं ये आपने साथ में लाजमी तौर पे रखनी है। आप लेक्चर सुने, लेट्स से आप डेकार्ड्स का लेक्चर सुन लेते हैं, फिर जाके उसका रेलिवेंट चैप्टर सिर्फ पढ़ लें एक दफ़ा, उसमें कोई नोट्स ना बनाएं, कुछ ना करें, नोट्स आपके क्लास के अंदर बन जाएंगे। लेकिन जब आपने एक लेक्चर ले लिया होगा उसके ऊपर, फिर आप जाके उसका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, मेचोरिटी आ जाएगी, और हो सकता है कोई ऐसी बात पता लग जाए जो कि लेक्चर के अंदर डिस्कस नहीं हुई। तो ये मेरी आपको एडवाइस होगी कि सप्लीमेंट आपने लाजमी तौर पे करना है, इस्पेशली जो डिफ़िकल्ट फ़िलासफ़र्स हैं कि जैसे हेगल है या डेकार्ड्स है, उसके ऊपर लेक्चर्स में मेरी पूरी कोशिश रही है कि सिंपलेस्ट मैनर के अंदर उनको एक्सप्लेन करूं। लेकिन साथ ही जब आप उसके रेलिवेंट चैप्टर्स भी पढ़ लेंगे, इकबाल के लिए यहाँ पे सेपरेटली मैं लिखना भूल गया हूँ, उनकी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट है, लेकिन अगर वो पूरी नहीं पढ़ सकते तो alislam.org के अंदर भी इकबाल के ऊपर चैप्टर्स मौजूद हैं, वहाँ से भी स्टडी किया जा सकता है। तो वो आपने सप्लीमेंट साथ साथ लाजमी तौर पे करना है। अब क्वेश्चंस की अटेम्प्टिंग के ऊपर अगर आ जाएं कि हर सब्जेक्ट को के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है और वो तरीका आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट का क्वेश्चन एक स्पेसिफिक मैनर में अटेम्प्ट होता है, सेम मैनर में पॉलिटिकल साइंस का नहीं होगा, उसके लिए सेपरेट अप्रोच होगी। अकाउंटिंग के पेपर के लिए सेपरेट अप्रोच होगी। हिस्ट्री का कोई पेपर है तो एक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ उसको अटेम्प्ट करना है। इसी तरह से जो फ़िलासफ़ी का पेपर है वो एक टेक्निकल पेपर है, इसको एक स्पेसिफिक अंदाज में आपने अटेम्प्ट करना है। इसमें जो यूजली हमारी करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स में कोशिश होती है कि छोटी छोटी हमारे पैराग्राफ्स हों और ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स हों, सब हेडिंग्स बनाएं, इस तरह की चीज़ें करें। वो अप्रोच हो सकता है कि आपको फ़िलासफ़ी में हेल्प ना करे, क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी बात समझानी है। फ़िलासफ़र ने एक चीज़ बताई है, उस चीज़ को आपने जब एलेबोरेट करना है तो ऑब्वियसली पैराग्राफ लंबा हो जाएगा, छोटा पैराग्राफ हो नहीं सकता। तो कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे जब आप डिडक्टिव अप्रोच अपनी राइटिंग के अंदर लेकर आएंगे, आपका एक आउटलुक आंसर का डिफरेंट हो जाएगा फ्रॉम अदर पेपर्स। डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है? सिंपल मैनर में कि जो बात आप कर रहे हैं वो रीज़न के साथ करनी है, विदाउट रीज़न नहीं करनी। अगर एक फ़िलासफ़र ने कहा है कि जो दुनिया है वो गोल है, वो राउंड है, ये बात करने के लिए उसने XYZ रीज़न्स दी होंगी। उसने कहा होगा पहली रीज़न ये है, दूसरी रीज़न ये है, तीसरी रीज़न ये है, कॉन्सिक्वेंटली मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि अर्थ इज़ राउंड। तो ये वाली चीज़ आपने बाकायदा एलेबोरेट वहाँ पे करके आनी है। पैराग्राफ फॉर्म में कर दें, उसको बुलेट पॉइंट की फॉर्म्स में करना चाहते हैं वैसे कर दें। जब एक दफ़ा आप सिलेबस ख़त्म कर लेंगे तो ये वाली चीज़ नोट करके रखें, आपको समझ में आ जाएगी कि आपके प्रेमिसेस वो आपके आंसर्स में रिफ़्लेक्ट करने चाहिए। पैराग्राफ फॉर्म में भी कर सकते हैं, सेपरेटली आप उसको ब्लैक पॉइंटर से भी हाईलाइट करके आ सकते हैं कि लॉक ने जो अपना थ्योरम दिया था वो इस बेसिस के ऊपर दिया था।
या हेगल ने जो बात की थी वो इस वजह से की थी। तो आपने अपने आंसर्स के अंदर एग्जांपल्स का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ कह लें, जब एग्जांपल्स आप ऐड करते हैं ना, आपसे कहा गया कि आप जॉन लॉक की फ़िलासफ़ी के ऊपर बताएं उसका रिप्रेजेंटेटिव रियलिज़म। अब आप उसकी सारी फ़िलासफ़ी जो हमने लेक्चर्स में की हुई है वो करके आ जाएंगे और वो ठीक भी होगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये चीज़ होगी कि आप साथ में उसको सप्लीमेंट करें विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। आपको पता होना चाहिए, आप अपनी सराउंडिंग के मुताबिक उसकी एग्जांपल्स बना कर आएँ कि जब आप स्नूकर की बॉल खेलते हैं तो पहली बॉल दूसरी बॉल को जाके हिट करती है, ये कॉज़ैलिटी को शो करता है। अब कॉज़ैलिटी की बात एक्स वाई जी फ़िलासफ़र ने की होगी, लेकिन आप उसको इलेबोरेट कर रहे हैं विद योर ओन एग्जांपल्स कि आपकी ऑब्ज़र्वेशन दुनिया के बारे में क्या है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है, बेहतर मार्क्स बाकियों की निस्बत दिला सकती है, कि एग्जांपल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। फिर फ़िलासफ़र्स, जिस फ़िलासफ़र के ऊपर क्वेश्चन आए हैं उसकी कुछ कोटेशंस भी आपको याद होनी चाहिए। हमने अपने लेक्चर्स के अंदर, स्लाइड्स के अंदर भी रखी हैं, बेशक उनको याद कर लें या नई कोटेशंस आप अपने पास नोट्स की फॉर्म में रख लें। एंड फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटीज़ की बात पहले भी मैंने की थी कि ये आपका A to Z पूरा पेपर पढ़ा जाना है, इसलिए क्वालिटी नज़र आएगी तो उसका इंटरेस्ट होगा मार्क्स देने में। अगर क्वालिटी नहीं होगी तो फिर वो पढ़ लेगा पूरा क्वेश्चन और फिर आखिर में एवरेज मार्क्स दे देगा। जहाँ तक लेंथ की बात है, कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे, इसमें लेंथ को नहीं देखना आपने। 3 पेजेस भी इनफ हैं, 10 पेजेस भी कम हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। आपने सिर्फ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, जितने मर्जी पेजेस में वो हो जाए। यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव ऑफ़र भी है नियर पीयर की तरफ से। वो जैसे हम टीवी शोज़ देख रहे होते हैं तो दरमियान में मशहूरियाँ भी लग जाती हैं ना, एड्स आ जाते हैं, तो ये एक ऐड भी दरमियान में आपके लिए है कि अगर आप जो भी यहाँ पे मौजूद है, आप सबके लिए 50% स्कॉलरशिप है, तो उसके लिए आप इस नंबर के ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं काउंसलर्स के साथ, और इसको फर्दर आप प्रोसेस भी कर सकते हैं। मैं बाकी के क्वेश्चंस यहाँ पे देख लूँ आप लोगों के। CSS रिफॉर्म्स, जी जब आएंगी रिफॉर्म्स तो देखा जाएगा, जब तक नहीं आती आप अपनी तैयारी जारी रखें। क्रिमिनोलॉजी वर्सेस फ़िलासफ़ी, जी गौंचा ख़ान, ये आपके एप्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। एप्टीट्यूड है फ़िलासफ़ी का तो बेहतर है कि फ़िलासफ़ी रख लें, एप्टीट्यूड नहीं है तो फिर क्रिमिनोलॉजी भी ठीक है। जी BS आप कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, इकबाल 6 सेमेस्टर है, इंजॉय करें यार, आखिरी दिन है ये, आखिरी जो सेमेस्टर्स होते हैं ये इंजॉय करने के होते हैं। CSS की फ़िक्र ना करें आप अभी से। जी आर्टिस्ट फ़न ने कहा था फ्री क्लासेस रखते हैं, तो ये बड़ी अच्छी एक्सक्लूसिव ऑफ़र नियर पीयर ने आर्टिस्ट फ़न आपके लिए ही रखी है कि आप इनसे रब्ता करें और आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। नहीं, अफाटा वुमेन के लिए कोई सीट्स नहीं है, सेपरेटली ओपन मेरिट के ऊपर होता है। प्रिपेयर MCQs, जी पास्ट पेपर्स देख लें आप फ़िलासफ़ी के। कंपलसरी सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा गाइडलाइंस दें, जी बीबी आमिना नियर पीयर जो है कंपलसरी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी अपनी ओरिएंटेशंस प्लान कर रहा है, आप इन टच रहें वेबसाइट के साथ। कैन वी बिगिन द प्रिपरेशन नाउ? इट्स नाउ और नेवर। फ़ायरा हसनत, आपने किस चीज़ का इंतज़ार करना है? अभी जून स्टार्ट, मई स्टार्ट हो गया है, तो आपको तैयारी अप्रैल मार्च में, जब अटैम्प्ट फरवरी में हो जाती है उसके बाद तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो किस चीज़ का वेट है आपका कि जब एडवर्टीज़मेंट आएगी फिर आप तैयारी स्टार्ट करेंगे? बस कर दें स्टार्ट। आपने अगर अभी तक नहीं की दैट इज़ रॉन्ग, बस उसको सुबह से बिस्मिल्लाह पढ़ें और शुरू कर दें तैयारी। जी नज़ीर अहमद, बुक्स मैंने अभी बता दी हैं। आई हैव फेल्ड ऐसे, काइंडली सजेस्ट मेंटर। जी अरीका, आप जो हैं अगर नियर पीयर के ऊपर फॉलो करती हैं तो हमारा CSS इंग्लिश का लाइव बैच ईद के अराउंड स्टार्ट होने वाला है, वो मैं ही कंडक्ट करूँगा।
हमने लास्ट ईयर भी कंडक्ट किया था, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ था। सो वो लोग जो फार फ्लंग एरियाज़ में होते हैं और अकेडमीज़ में या डिफरेंट मेंटर्स के पास लाहौर कराची नहीं जा पाते, तो नियर पीयर ने उसको कवर करने की कोशिश की है कि ऑनलाइन लाइव क्लासेस हम इंग्लिश ऐसे की भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप उसको भी देख सकती हैं। जी, इंग्लिश लिटरेचर आपका सब्जेक्ट है, तो आप पहले बैठ के देखें कि आपके सब्जेक्ट के, आपकी जो डिग्री है उसके मुताबिक कौन कौन से सब्जेक्ट्स फ़िट बैठते हैं। फिर आपका इंटरेस्ट कहाँ पे लाए करता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको अपीलिंग लगते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि स्कोरिंग ट्रेंड क्या है। मैं आपको कह दूं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स इज़ अ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो आप नहीं ले सकते वो सब्जेक्ट, क्योंकि ना तो आपका एप्टीट्यूड है, ना ही बैकग्राउंड है, ना ही इंटरेस्ट होगा। लेकिन किसी का अगर वो बैकग्राउंड है तो फिर उसको सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो इसलिए इस चीज़ से निकल आएँ कि कौन सा हाई स्कोरिंग है। मैं आपको सारे टेक्निकल कोर्सेज़ बता दूं कि हाई स्कोरिंग है, आप उसको नहीं ले सकते। जो आप ले सकते हैं, जो आप लेना चाहते हैं, उनके अंदर देखना चाहिए कि कौन से अच्छे स्कोर देते हैं। आपकी कौन सी अटैम्प्ट? जी, मेरा थर्ड अटैम्प्ट में क्लियर हुआ था सर। ऐसे के लिए बेस्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए? ऐसे के लिए जो सेपरेट ऐसे का सेशन होगा ओरिएंटेशन का, उसमें बात करेंगे। जियोग्राफ़ी, आपका मेजर जिस मर्ज़ी के अंदर हो, फ़िलासफ़ी आप रख सकते हैं अगर आपका एप्टीट्यूड है, आपका इंटरेस्ट है। जी, मुस्लिम फ़िलासफ़र के लिए भी ऊपर मैंने सईद शेख की किताब आपको रेफ़र कर दी है। के पी पी एम एस में लॉजिक का पोर्शन है, कैसे प्रिपेयर करना है। लॉजिक के लिए बुक होती है जिसका नाम अभी मेरे जहन से निकल रहा है, लेकिन आप नियर पीयर के साथ कांटेक्ट कीजिएगा कि मुझे सर अली नईम शेख से वो किताब का नाम ले दें, मैं आपको चेक करके बता दूंगा। कौन से वाला स्कोरिंग है, डिपेंड करता है सारा अख्तर के उस अटेम्प्ट के अंदर कौन सा स्कोर देगा, एग्जामिनर्स का क्या मूड है। तो आप जो हैं दोनों को इक्वली समझ लें। यूरोपियन हिस्ट्री भी मार्क्स दे सकता है, यूएस हिस्ट्री भी दे सकता है, इट डिपेंड्स। जी, बख्तावर जब आएगा क्लस्टर बेस तो देखेंगे, अभी तो आपको ये अटैम्प्ट नहीं दे सकते अगर आपकी 3 अटैम्प्ट्स हो गई हैं। सब हेडिंग ज़्यादा दें, यहाँ पे आपको डिटेल ज़्यादा देनी पड़ेगी उसामा, जैसे मैंने अभी बात की थी। यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बुशरा देखनी होती है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना आपने। क्वेश्चन जो चीज़ पूछ रहा है आपने वो चीज़ बतानी है। अगर वो कह रहा है कि आप साबित करें कि गज़ाली ने कॉज़ैलिटी को कैसे रिफ्यूट किया है, तो आपने सिर्फ वो साबित करना है कि उसने कैसे कॉज़ैलिटी को रिफ्यूट किया है। आपने उसका कंपैरिजन इब्ने रुश्द के साथ या इब्ने सीना के साथ नहीं करना। कौन सी अटैम्प्ट थी? जी, मेरी थर्ड अटैम्प्ट थी सर। 200 मार्क्स की अगर दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहें तो कर सकते हैं। जी, 200 मार्क्स के आप सब तभी कर सकते हैं जब आप पार्ट 2 के अंदर कोई सब्जेक्ट की कम्बिनेशन, जैसे लोग स्टेटिस्टिक्स और जियोलॉजी रखते हैं, तो स्टेटिस्टिक्स और जियोलॉजी का कम्बिनेशन कर लें तो फिर वहाँ से 200 मार्क्स निकल आते हैं। या आपका अगर टेक्निकल वहाँ पे केमिस्ट्री फ़िज़िक्स है तो वहाँ से 200 मार्क्स निकल सकते हैं। जी, उसी लिहाज से अटैम्प्ट होता है। क्वेश्चन पहले इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर आगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और आखिर में कंक्लूजन आता है। मुदस्सिर, जी लर्निंग लॉन्च कर सकते हैं ऐसे फिज़िक्स के 200 मार्क्स। पाकिस्तान इंडिया हिस्ट्री के लिए जो बुक्स हैं वो नियर पीयर का पाकिस्तान इंडिया हिस्ट्री का ओरिएंटेशन का सेशन आपको बता देगा। विच वन विल बी बेस्ट फ्रॉम ऑल एरियाज? क्रिमिनोलॉजी, सिंधी। लैंग्वेजेस यूजली जो है वो लोग प्रेफर करते हैं कि हाई स्कोरिंग होगी और एग्जामिनर्स उसको टारगेट भी कम करते हैं। आपका कंफर्ट भी होता है लैंग्वेज के साथ, और लैंग्वेज अगर आप रख सकते हैं दैट इज़ बेटर। जी, ख़याम लॉजिक वाला पोर्शन कवर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीएसएस में डिमांड नहीं है लॉजिक की। जी, हमाद आपने जेंडर के बारे में पूछा है। जेंडर हमेशा से ही एक
डेंजरस सब्जेक्ट मैं कहूँगा रहा है, क्योंकि 70-80% लोग जनरल स्टडीज़ रखते हैं, बिकॉज इट इज़ ईज़ी टू कवर। तो जब 80% लोग एक सब्जेक्ट रख रहे हों, वहाँ पे क्वालिटी भी जज नहीं की जा सकती, और ये डर भी रहता है कि एग्जामिनर्स को अगर इजी सब्जेक्ट चाहिए टारगेट करने के लिए, वो सिंपली जनरल को पकड़ लें, तो आधे से ज़्यादा लोग तो वहीं पे सफ़र कर जाते हैं। स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन इंग्लिश का फ़िलासफ़ी से क्या लेना देना है सुलेमान, ये मुझे नहीं समझ आई। आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश के ऊपर, तभी जाके आप इंग्लिश के पर्चे पास करेंगे, तो वो तो एक मस्ट है। तो वो हर चीज़, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है वो तमाम सब्जेक्ट्स में ही आपको हेल्प करेगी। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो CSSE क्लियर नहीं हो पाएगा। जी। जी, अक्सर आप रिक्वायरमेंट्स चेक कर लें CSS की। 30 ईयर्स ऑफ एज उसकी मैक्सिमम लिमिट है, अब 30 से कम है तो आप कर सकती हैं। जी, क्रिटिसिज्म जहाँ पे रिक्वायर्ड हो, जहाँ पे आपको याद हो बनता है, वहाँ पे दे दें। इट्स नॉट नेसेसरी। पास्ट पेपर्स कितने परसेंट हेल्प करते हैं? परसेंटेज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पास्ट पेपर स्टडी किए बगैर कोई भी सब्जेक्ट आप कवर नहीं कर सकते। आपने सिलेबस को भी सामने रखना है, सिलेबस के मुताबिक पास्ट पेपर्स में क्या चीज़ें जज होती हैं उसको भी सामने रखना है, दोनों साथ साथ चलते हैं। जी फैज़ान, ये आपकी एप्टीट्यूड, आपके बैकग्राउंड, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखना चाहते हैं या सोशियोलॉजी रखना चाहते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें पास्ट पेपर की, तो ये जो CSS 2025 का पेपर था, दैट वाज रिलेटिवली ईजियर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। यहाँ पे जैसे हमने सिलेबस को देखा है, एम्पिरिसिज्म की हमने बात की थी कि रीज़न नहीं बल्कि एक्सपीरियंस के साथ हम रियलिटी को जज करते हैं। उसी के ऊपर पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि डेविड ह्यूम की थ्योरी ऑफ नॉलेज को डिटेल में बयान कर दें। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपने अगर लेक्चर पढ़े हुए हैं, उसके नोट्स बनाए हुए हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हुई है, तो आपने सिंपली उसकी थ्योरी ऑफ नॉलेज या उसकी एम्पिरिसिज्म को एलेबोरेट कर देना है। और उसका जो सेकंड पार्ट है, हाउ डिड ह्यूम कैरी हिज एम्पिरिसिज्म स्केप्टिसिज्म टू इट्स लॉजिकल लिमिट्स, तो ये भी जब आपने लेक्चर पढ़ा होगा आपको पता होगा कि वो यहाँ से स्टार्ट करता है अपनी बात को, फिर इस तरफ लेकर जाता है, फिर इस तरफ लेकर जाता है। यानी ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आपने जो लेक्चर पढ़ा होगा A to Z, वही लेक्चर वहाँ पे रिप्रोड्यूस एक तरह से हो जाएगा विद योर ओन एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स हम अपने लेक्चर के अंदर भी स्टडी करते हैं, लेकिन उसके अलावा आप वहाँ पे मज़ीद अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक एग्जांपल्स लेकर आ सकते हैं, तो वो भी आ जाएंगे। फिर नंबर 2 में आ जाता है, डू यू एग्री विथ जॉन स्टुअर्ट मिल्स क्रीड ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल बेटर नोन एज यूटिलिटेरियनिज्म। तो ये जो नंबर 6 में हमने एथिक्स का पोर्शन देखा था, वहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म का एक सेपरेट टॉपिक मौजूद था। इसके ऊपर भी हमने सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है। तो वो यूटिलिटेरियनिज़म के साथ आप एग्री करते हैं तो वही चीज़ें सारी आपने लिख देनी है कि क्यों एग्री करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और उसको कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस के साथ आपने आपने क्वेश्चन को पूरा ज़रूर पढ़ना होता है। अब यहाँ पे वो देखें, कहते हैं कि सपोर्ट योर ओपिनियन विद कोजेंट आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स आपको लेक्चर से मिल जाएंगे, वहाँ पे साबित किया गया है हर चीज़ को। अब आता है हाईलाइट्स इट्स कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस। अब ये वाली चीज़ आपने वहाँ पे बैठ के ख़ुद से इन्वेंट करनी है। ये चीज़ आपको ना लेक्चर्स के अंदर मिलेगी, ना ही किताबों के अंदर मिलेगी। आपने जब एक प्रिंसिपल पढ़ लिया कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट गुड, वो वाला प्रिंसिपल अप्लाई होना है। उसकी कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस क्या है कि आप अपने माशरे के अंदर अगर देखें, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, आपकी पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी है, ये तमाम जो आपके डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इसी प्रिंसिपल की बेसिस पे जब बनेंगे तो बेहतर रिज़ल्ट देंगे। अगर कोई और प्रिंसिपल अप्लाई होगा तो वो बेहतर रिज़ल्ट नहीं देंगे। इस तरह से वहाँ पे बैठ के आपने अपने नॉलेज को अप्लाई करना होता है। दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ योर थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी दे दिया उन्होंने। फिर नंबर 3 पे वो कहते हैं, अल-गज़ाली स्टांस ऑन द रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, डिस्कस इट्स सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेज इन द एकेडमिक अरीना ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो ये भी अल-गज़ाली के 3 डिफरेंट तरह के प्रिंसिपल्स हैं।
या तीन कह लें कि जब आप उसके लेक्चर को पढ़ना शुरू करते हैं और वो तीन तरह से रिफ्यूट करता है इस प्रिंसिपल को, कॉज एंड इफ़ेक्ट के रिलेशनशिप को, तो उसको आप एलेबोरेट कर देंगे जिस तरह से लेक्चर्स के अंदर आपको समझाया गया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी इजीली हो जाता है। इसका सब्सिक्वेंट जो इम्पेक्ट है वो सब्सिक्वेंट लेक्चर के साथ लिंक्ड है कि कैसे जो है वो बाद में इब्ने रुश्द आया और उसने कैसे इस चीज़ को एकेडमिकली रिफ्यूट किया, मुस्लिम वर्ल्ड में क्या चीज़ें आईं। तो दो लेक्चर्स को कंबाइन करके ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, पहले अल गज़ाली को और फिर उसके बाद इब्ने रुश्द को लेकर, और ऑब्वियसली बाद में इब्ने खुल्दून को लेकर। फिर नंबर 4 में वो कहता है व्हाट इज़ प्रैग्मेटिज्म, हाउ इज़ द बेस्ट मेथड टू रिजॉल्व ऑल्ड मेटाफिजिकल डिस्प्यूट्स अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स। तो ये वो वाला क्वेश्चन आपका आ गया है जो मैंने कहा था कि नंबर 7 में अगर आ जाता है आपने लाजमी तौर पे अटैम्प्ट करना है, कोशिश करनी है। तो प्रैग्मेटिज्म एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फ़िलासफ़ी है विलियम जेम्स की। इसका लेक्चर जिस तरह से हमने डिज़ाइन किया हुआ है वो एज़ इट इज़ यहाँ पे आप लिख भी देंगे तो वो आपको नंबर अच्छे से दे देगा। थोड़ी सी ट्विकिंग आपको करनी पड़ेगी ये बताने के लिए कि हाउ इज़ इट द बेस्ट मेथड टू रिजॉल्व ऑल मेटाफिज़िकल डिस्प्यूट्स। उसी चीज़ को आप जब आप एक इंटेलिजेंट मैनर के अंदर अपनी फ्रेजिंग के अंदर ले आएंगे तो ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। फिर वो कहते हैं शेड लाइट ऑन हेगल्स illustrious dialectical method, what did Hegel prove through it, why did he need a new philosophical method। तो एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर समझ में आया हुआ है डायलैक्टिकल मेथड, हमने समझाया हुआ है लेक्चर्स के अंदर, अगर समझ में आया हुआ है तो फिर ये अटेम्प्ट करना आसान है। अगर समझ में नहीं आया हुआ तो रट्टे के साथ इसको रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, आपने थोड़ा सा वहाँ पे अपना दिमाग लड़ाना होता है। तो ये भी हमारे लेक्चर के अंदर कवर्ड होगा। फिर वो आ जाता है प्लेटो के ऊपर, सेंसिबल वर्ल्ड इज़ अ क्रूड कॉपी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, इलूसिडेट प्लेटोज मेटाफिज़िक्स इन डेप्थ। तो उसकी जो फ़िलासफ़ी है जिसमें वो सारी वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स और वर्ल्ड ऑफ सोल्स की बात करता है, सेंसिबल वर्ल्ड और वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ की बात करता है, वो हमने एलेबोरेट किया हुआ है अपने लेक्चर्स के अंदर। जब आप उसको गो थ्रू करके रखेंगे तो दिस इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। एंड फाइनली वो दोबारा आ जाता है उसी 7th पोर्शन के अंदर जिसमें वो न्यू प्रेगमेटिज्म के ऊपर आ गया है। ऊपर प्रेगमेटिज्म की बात की है, अब उसने न्यू प्रेगमेटिज्म की बात की है रिचर्ड रॉटी का। तो इसके ऊपर भी ब्रीफली एंड क्रिस्पली उसने कहा है कि उसके एथनोसेंट्रिज्म के ऊपर, नेचुरलिज्म और रिलेटिविज्म के ऊपर बात करें। तो अगेन अगर आपने लेक्चर इसका पढ़ा हुआ है, कोई सप्लीमेंट की हुई है रीडिंग को, तो ये भी अटैम्प्ट करना मुश्किल चीज़ नहीं है। पेपर मुश्किल तब हो जाता है कि कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो कि आपने स्टडी नहीं की हुई। इस 7 क्वेश्चंस के अंदर कोई एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आउट ऑफ द सिलेबस आ जाए या जिसके ऊपर हमारे लेक्चर्स में कवर्ड ना हो। सिर्फ एक चीज़ थी जो मैंने आपको हाईलाइट कर दी, हाईलाइट इट्स कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस। ये आपको लेक्चर्स के अंदर नहीं मिलेगी, ये आपने इंटेलिजेंटली उस मोमेंट के ऊपर बैठ के सोचना होता है कि यूटिलिटेरियनिज़म का करंट मुआशरे के अंदर क्या फ़ायदा है या कैसे वो रेलिवेंट है। तो ये वाली चीज़ आपको ख़ुद से बनानी पड़ेगी वहाँ पे बैठ के, और जितनी अच्छी आप उसको एनालाइज करेंगे उतने अच्छे मार्क्स भी इसके अंदर आएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा इसको कह लें कि सब्जेक्टिव बना रहा है कि हर स्टूडेंट अपने लिहाज से एग्जांपल्स दे कि उनके लिहाज से क्या कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस है। तो अगेन यहाँ पे हम ऐड चला देते हैं एक 50% स्कॉलरशिप का, और मैं थोड़े से क्वेश्चंस देख लेता हूँ मज़ीद अगर कोई आए हैं। अटैम्प स्ट्रेटजी फॉर लास्ट अटैम्प्ट, जी अरीका, लास्ट अटैम्प्ट के लिए रिटन प्रैक्टिस को मैक्सिमाइज़ करें, अपने राइटअप्स को मैक्सिमम लोगों को दिखाएं, उसमें गलतियां आइडेंटिफाई करवाएं और देखें कि किस तरह से आप उस चीज़ को बेहतर कर सकती हैं जो कि आप ऑलरेडी कर रही हैं। जी अख्तर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर बैकग्राउंड नहीं भी है तब भी आप कर सकते हैं, और पॉलिटिकल साइंस में भी हेल्प करता है वो। जी सारा, ये तो एफपीएससी को पता हो कि नेक्स्ट ईयर क्लस्टर सिस्टम आना है या नहीं आना। जब तक नहीं आता आप अपनी तैयारी करंट सिस्टम के मुताबिक जारी रखें। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जीके, कौन से जीके के अंदर?
अक्सा, जो आपने स्क्रीनिंग टेक्स्ट में देना होता है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपका पास कैसे होगा? आपने वहाँ पे मिनिमम मार्क्स लेने हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में, तभी जाके आगे जाएंगी आप। इफ़ वी राइट कॉपीड ओरिजिनल एक्सप्रेशन ऑफ एनी राइटर फ्रॉम यू, copied original expressions of any writer from his book इन ऐसे के अंदर क्यों ज़रूरत होगी किसी की ओरिजिनल एक्सप्रेशंस को कॉपी करने की? ऐसे इज़ योर ओपिनियन ऑन अ गिवन टॉपिक, उसमें कोई चीज़ किसी और की लिखने की ज़रूरत नहीं है वसीम। ये क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं? 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और आपने लेंथ, एक मैं आपको फिगर दे देता हूँ कि 5 to 7 पेजेस के दरमियान में रख लें। ठीक है, इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ऑन एवरेज इतने पेजेस रख लें। जी आयशा, 27 के टाइम में क्लस्टर बेस्ड सिस्टम होगा? अल्लाह जाने होगा या नहीं होगा, एफपीएससी जाने होगा या नहीं होगा। आपको इससे गर्ज नहीं होना चाहिए, आपने अपनी तैयारी करनी है, चाहे वो वाला सिस्टम आ जाए चाहे ये वाला सिस्टम आ जाए। जब वो वाला सिस्टम आएगा तो वो इनफ टाइम देंगे स्टूडेंट्स को कि वो अपने लिहाज से चेंज कर लें। अभी नहीं, अगर उन्होंने अनाउंस किया, आप बेफिक्र होकर अपनी तैयारी स्टार्ट करें, 27 की फ़िक्र ना करें। 27 में आपने अटैम्प्ट देनी है तो आप आराम से फिर तैयारी करें ना, अभी तो 26 की बारी है। 27 वाले क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी अगर आपने तब तैयारी करनी है, अभी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं लेक्चर सुन के, सॉरी टू से। जी, और कोई क्वेश्चंस हों किसी के तो कर लें। वी आर डन फॉर दिस ओरिएंटेशन सेशन, एंड आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है कोर्स, इसकी ओरिएंटेशन इंटरेस्टिंग लगी है, तो यू कैन एनरोल इन फ़िलासफ़ी। और इसके साथ साथ आपने नोट्स लाजमी तौर पे अपने बनाने हैं, आपके फ़िलासफ़ी के न्यू नोट्स हैं सर जी, ये नियर पियर आपको प्रोवाइड कर देगा नोट्स जब आप एनरोल करेंगे कोर्स के लिए। और वो आपने उसके साथ साथ अपने भी नोट्स बनाने, क्योंकि जब लेक्चर दे रहा होता है इंसान, उसमें बहुत सी बातें हम ऐसी कर देते हैं जो कि स्लाइड्स के अंदर मौजूद नहीं होती हैं, नोट्स में मौजूद नहीं होती, वो स्पर ऑफ द मोमेंट होता है, लेकिन वो हेल्पफुल बात होती है। तो वह जब आपको इस तरह की कोई चीज़ नज़र आए, आपने अपने भी नोट्स साथ साथ बनाने हैं। जी बिल्कुल मुहावरा, आपकी राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो फिर ऐसे ही पास नहीं होगा। ऐसे पास नहीं होगा तो बाकी किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। रिप्लेसमेंट सब्जेक्ट अख्तर हुसैन, आपके फिर मैं वही बात बार बार कहूँगा, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड और आपके इंटरेस्ट के मुताबिक होगा। मैं यहाँ पे बैठा बैठा आपको कह दूँ कि आप XYZ सब्जेक्ट रख लें, लेकिन वो आप कर ही नहीं सकते कवर। वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैं कह दूँ ज़ूलॉजी रख लो, तो कैसे कर रखेंगे ज़ूलॉजी? आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका बैकग्राउंड नहीं है। तो आपने ख़ुद शॉर्टलिस्ट करके पूछना है कि ये वाला सब्जेक्ट है मेरी नज़र में, क्या ये ठीक है? ऐसे के लिए स्ट्रेटजी बता दें जी, ये हमारी जब ये वाला क्लास ख़त्म हो जाएगी, नियर पीयर विल अनाउंस एन ओरिएंटेशन सेशन फॉर लाइव इंग्लिश ऐसे एंड प्रेसी कोर्स, जो कि हम इसी मंथ के एंड में लॉन्च करने वाले हैं। वो मैं ख़ुद टीच करूँगा, उसमें लाइव क्लासेस भी होंगी, रिटन प्रैक्टिस भी होगी, और इंडिविजुअल फीडबैक भी होगा। उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें, और उसको आप ओरिएंटेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बिगिनर्स के लिए क्या गाइड है जी? बिगिनर्स बस शुरू करें अल्लाह का नाम लेकर। हर कोई बिगिनर होता है, लेकिन शुरू करना पड़ता है। तो अगर आपने 26 की अटैम्प्ट देनी है तो बस आप अपनी तैयारी इस्लामियात के साथ शुरू कर लें अल्लाह का नाम लेकर। लेकिन अगर 27 या 28 के लिए आप कर रहे हैं तो ये लेक्चर बंद कर दें और जाके कोई मूवी देखें। अभी से सर के ऊपर दबाव ना डालें आप CSS का। जी बिल्कुल मुदस्सिर इकबाल और बर्गसन की फ़िलासफ़ी टफ़ है, लेकिन टफ़ चीज़ कवर करनी है। एक फ़ायदा तो उसका एग्ज़ाम के अंदर है, दूसरा फ़ायदा आपकी ज़िंदगी के अंदर है कि एक अच्छी फ़िलासफ़ी जब आप पढ़ लेंगे, वो 14 तबक जो रोशन होते हैं वो रोशन हो जाएंगे। जी, और कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो आई थिंक वी कैन कंक्लूड दिस सेशन हेयर। आप लोगों के पेशेंस का शुक्रिया, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे स्टार्ट करने में ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़, बट इट आई होप इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल सेशन फॉर एवरीवन। एंड कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए हो नियर पीयर के रेफरेंस से, कैन ऑलवेज रीच आउट, एंड जहाँ तक मेरे से हो सका आई ट्राई टू गाइड यू एंड हेल्प यू इन योर जर्नी।
ऑल द बेस्ट एंड इंशाल्लाह सी यू सून।